वोटों की गिनती शुरू होने में सिर्फ 90 मिनट बचे हैं। तो महज 1.5 घंटे का इंतजार और पहला रुझान ठीक सुबह के 8 बजे एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर आपके सामने होगा। देख लीजिए किस तरीके से इंतजार की घड़ियां घटती हुई और महज 90 मिनट। मैं कंप्लीट कराता हूं अतर साहब से। अतर साहब, मुस्लिम समाज भाजपा को वोट करेगा, हाँ या ना? क्यों? मुझे नहीं लगता, क्योंकि और जो आंकड़े आए हैं एग्जिट पोल के, उसने जो 8% दिया है, तो उतना तो मैं समझता हूँ पिछली बार भी या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, पर बड़ा जो वर्ग है वो समाजवादी पार्टी को ही। राजकिशोर जी, आपको क्या लगता है मुस्लिम समाज वोट करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज कोशिश की गई थी AIMIM या दूसरे जो मोर्चे खड़े किए गए, तो एक आध सीट पे उसका असर पड़ जाए। इसको मेरे ख्याल से पंकज बेहतर बताएंगे कि किस तरीके से AIMIM पूर्वांचल में कुछ काम कर रही है, लेकिन मुस्लिम वोट पूरी तरीके से अखिलेश यादव से। विशाल जी, आपको क्या लगता है? ये जो बात राजकिशोर जी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज एक तरफा एकमुश्त सपा के साथ दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए सुमित जी, क्या है कि ये बात उत्तर प्रदेश के मामले में आप कह सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जाति धर्म के नैरेटिव को तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं जो विकास का आधार है उसमें सबको इंक्लूड किया है, कंक्लूसिव किया है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी पे जो है नहीं देना, किसी एक मुसलमान को टिकट नहीं देना, ये तोड़ने की श्रेणी में आता है। देखिए, टिकट देना और ना देना ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप टिकट लेने के लिए कितने उत्सुक हैं। भारतीय जनता पार्टी का एज ए पार्टी ये हमेशा प्रयास रहा है कि सबको लेकर, सबको जोड़कर चला जाए। पंकज जी, विशाल जी बगल में बैठे हैं। मैं 80-20 की पॉलिटिक्स की बात हो रही है, और ये कह रहे हैं कि हम जो है मुसलमानों का वोट चाहिए, कह रहे हैं जाति के आधार पर नहीं है, तो जातियों के आधार पर अपना दल है निषाद पार्टी, उसके साथ समझौता हुआ। सुमित जी, मैं 2 चीज़ें कहना चाह रहा हूँ। तमाम लोग कह रहे हैं महिलाओं के बारे में, फेज 1 से फेज 5 तक महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक वोट नहीं किया, ये एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। दूसरी बात, लाभार्थी की बात, ये भी एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। मेरी राय सबसे अलग है। अगर वो यादव है लाभार्थी, तो क्या वो बीजेपी को वोट कर देगा? मैं वही पूछ रहा था। ये अलग से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। अगर मुस्लिम है लाभार्थी तो क्या वोट करेगा? नहीं। ये कह रहे हैं जाति ने, बिल्कुल यूपी का चुनाव विशुद्ध रूप से जाति गोलबंदी के आधार पर होता रहा है और हुआ है। कुछ नया नहीं होने वाला है, मतलब जो पंकज जी कह रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और पर ये हमें ये भी समझना चाहिए कि ये बात सच्चाई है कि जाति के आधार पर होता है, पर बीजेपी का ये शुरू से नैरेटिव रहा है कि हम सबको एक साथ जोड़ते हैं और हम विकास की भी बात करते हैं उस नैरेटिव के तहत। ये महिलाओं वाली वोट की जो बात है, अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है, पहले चुनाव में भी महिलाएं वोट देती रही हैं। 2017 की बात करें, सबसे ज़्यादा महिलाओं ने जिस सीट पर वोट दिया उत्तर प्रदेश में, वो दीदारगंज सीट है आजमगढ़ की। 18% ज़्यादा महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले वोट दिया। पुरुषों ने 50% से कम वोट दिया, और वहाँ जीती BSP। दूसरे नंबर पर आई समाजवादी पार्टी और बीजेपी तीसरे नंबर पर आई। तो एक ये नैरेटिव बनाने की कोशिश है, नहीं महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के वोट देती हैं। और ध्यान रहे, पिछली बार 17 में बीजेपी की बड़ी जीत हुई थी उत्तर प्रदेश में। बड़ी बात आप मेरे कह रहे ख्याल हो। से मनीषा जी का लेना चाहिए, महिलाएं बीजेपी के साथ है कि नहीं है? नहीं, अभी ये सवाल जो है बीजेपी को और कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो महिला लाभार्थी का वोट बैंक है वो तमिलनाडु में देखिए, या पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी की जो रूपश्री, चाय श्री, कन्या श्री, मुझे लगता था कोई श्री ब्रांड उन्होंने खोल दिया है, जो हर जगह वो श्री श्री चलता था। और उसके अलावा जंगल महल के इलाके जहां भाजपा का दाव था कि हम यहां जीत रहे हैं, ट्राइबल पॉलिटिक्स में भी वो आगे बढ़ गई केवल महिला मत पर आधार करके। तो कहीं ना कहीं यूपी में मैं ये मानती हूँ डेवलपमेंट पॉलिटिक्स स्टूडेंट के हिसाब से कि अभी फर्टाइल लैंड बाकी है, वो हुआ नहीं अभी। हरीश रावत जी ने ट्वीट किया है पूजा करते हुए, उनकी तस्वीर आई है ट्विटर पर, पूजा अर्चना कर रहे हैं, और उनको उम्मीद है कि इस बार शायद वारे न्यारे हो जाएं। जो पिछली बार वो चुनाव हार भी गए थे और मुंह का निवाला उनसे छीन लिया गया, इस बार क्या होगा? लेकिन बात महिलाओं की चल रही। संगीता जी, महिलाएं बीजेपी के साथ हैं या ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि महिलाएं बीजेपी के साथ ही रहती हैं? देखिए, महिलाएं बीजेपी के साथ रहती है तो एक स्टेटमेंट हो गया, पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया, या साथ हैं। महिलाओं के मुद्दे क्या हैं, वोटिंग पैटर्न क्या है, क्या उनको अलग एक वोटर के तौर पे कैटर किया जा रहा है, ये मुद्दा है। और चाहे लॉ एंड ऑर्डर, उज्ज्वला स्कीम की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, हाँ, मैं वहीं पे जा रही थी कि महिलाओं के लिए मुद्दे क्या है। जो आप लाभार्थी की बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है उनके घर में राशन आता है, पैसे आते हैं, तो फ़र्क पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा है, ये हम बिहार में देख चुके हैं कि महिलाओं ने एक अलग एक वोट बैंक क्रिएट हो गया नीतीश कुमार के लिए, और वो लगातार वोट करती रहीं। लेकिन यूपी में क्या वाकई में ऐसा हुआ है, ये दावे के साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ कह सकती हैं, मैं अभी नहीं कह सकती, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें देखनी बाकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर को हम सिर्फ एक चश्मे से देख रहे हैं।
प्रदीप जी सहमत है क्या, सहमत और क्यों? नहीं, देखिए मेरा मानना है कि 2014, 17, 19 तीनों में महिला मतदाताओं ने बीजेपी को पहले की तुलना में ज़्यादा वोट किया और 22 में उससे ज़्यादा वोट आएगा। ज़्यादा वोट किया तो इसका ये मतलब नहीं होता कि 100% महिलाएं जो है बीजेपी को वोट दे रही हैं और किसी पार्टी को महिलाओं का वोट मिल ही नहीं रहा। जो पार्टियां मैदान में, चुनाव मैदान में हैं, उनमें बीजेपी को सबसे ज़्यादा महिलाओं का वोट मिल रहा है, जो 17 से ज़्यादा है। कांग्रेस ने जो कैंपेन किया, प्रियंका गांधी ने महिलाओं को अपना वोट बैंक की तरफ बनाने की कोशिश की, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसने क्या सेंधमारी की होगी या नहीं की होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए उससे बड़ा बर्तन लेकर तो मायावती खड़ी हैं। सहमत है? सुमित, मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएं जो हैं, ये बड़ी दिलचस्प है कि चुनाव में उनको एक अलग वोटर के तौर पे ट्रीट किया जाने लगा है और इसीलिए चाहे प्रियंका गांधी का कैंपेन हो, भले ही प्रदीप जी जो कह रहे हैं कि महिलाओं को कितना किया नहीं मालूम, लेकिन आकर्षित जरूर किया है। और मैं ये मानती हूँ कि थोड़ा बहुत ही सही महिलाएं उनकी बात में जरूर आई होंगी, खासतौर पर युवा महिलाएं। बिल्कुल। और देखिए इस बीच जो रिपोर्ट्स हैं ग्राउंड से वो आनी शुरू हो गई हैं। मैनपुरी आपको लेकर चलेंगे। मैनपुरी से मेरे सहयोगी ब्रजेश, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है नतीजों वाले दिन। मैनपुरी के लोग, जिसमें करहल सीट भी आती है जहां से अखिलेश यादव उम्मीदवार हैं, वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। हम मैनपुरी में हैं। मैनपुरी यानी कि यादव परिवार का गढ़। यहाँ पे सफाई है, यहाँ पर करहल है, जहाँ पे अखिलेश यादव स्वयं चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। और हम जनता है, जनता का उनमें बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी उधेड़ बुन की आज क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है आज तो फैसले का दिन है, क्या बनना है, क्या होना है। सपा या बीजेपी? ये तो जिसका लक है, गुप्त मतदान हुआ है, अब क्या बनेगा ऐसे कौन जान सकता है। आप बताइए, सपा या बीजेपी? यहाँ पे चारों सीटें सपा की निकल रही है, चारों सीटें सपा की है और सपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आप क्या कहेंगे? सपा की पूर्ण बहुमत। हाँ, आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी, मतलब हम भी यहीं गए, वो भी मतलब, और हम उन्हीं को वोट देते हैं, जो बात है। अखिलेश तो 4 की 4 सीटें आप कह रहे हैं? चारों सीटें निकल रही। तो देखिए, ये दरअसल पूरा इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। बड़े इंपॉर्टेंट सीट है। सपा बीजेपी? देखिए बीजेपी के लोग भी हैं। आप क्या कहेंगे? सपा ही आना चाहिए। आज फैसले की घड़ी है, सपा या बीजेपी मिला। अधिकतर लोग सपा की ही बात कर रहे हैं, मगर फिर भी जनता के मन में क्या है आज दिन में पता लग जाएगा। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, मैनपुरी। अभी कुछ नतीजा नहीं निकालना चाहिए, सुबह सुबह की बात है। हो सकता है ब्रजेश ऐसी जगह पहुंचे हो जहां पे ज्यादातर लोग सपा के हो, प्रभावशाली लोग। और सुमित, मैंने इस तरह की मॉर्निंग वो भी की हुई है कि एक बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप चाय की एक गुमटी पे पहुंचिए, सब लोग वहां पे एक ही पार्टी के हैं, आपको लगता है ऑफिस वाले सोच रहे होंगे एक ही तरफ बात कर, बड़ा मुश्किल से उन्होंने किसी को ढूंढा। ये जो मैनपुरी का नजारा था, आपको ये तस्वीरें आ गई हैं वाराणसी की, ये तस्वीरें हैं, ये काउंटिंग सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हलचल भी तेज होती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा कर्मी जो हैं वो भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और जितना मैं इन तस्वीरों को देखकर समझ पा रही हूँ कि साहब चेकिंग हो रही है और उसके बाद चेकिंग करने के बाद एक एक करके अंदर भेजा जा रहा है। ये काउंटिंग सेंटर वाराणसी से। आप कंप्लीट करें। मैं ये कह रहा था कि मैनपुरी में कई जगह इस तरह की स्थिति है भी। अब ऐसे करहल को लीजिए, जहाँ से अखिलेश लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे 1-1.5 लाख करीब यादव वोट ही है। अगर यादव ही ये कटिबद्ध हो गए किसी एक उम्मीदवार को वोट दे दें तो उसको हरा जाना नामुमकिन है तकरीबन। अच्छा, अभी मुसलमान वोट की बात हो रही थी बहुत सी। मैं ये मानता हूँ और मैंने इसके ऊपर लिखा भी है और सोचा भी है, भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट क्या है, उसका पॉलिटिकल प्रोजेक्ट ये है कि मुसलमान वोट की जो एफिकेसी है, उसकी प्रभावकारिता है, उसको शून्य में बदल दिया जाए। इसलिए वो लोग मुसलमानों को टिकट नहीं देते। वो इसलिए टिकट नहीं देते कि मुसलमान जीत नहीं सकता। तो बहुत सारे शिया बीजेपी को वोट देते हैं, बहुत सारे बरेलवी बीजेपी को वोट देते हैं। सारे देश में बीजेपी को 8 से 9% मुसलमान वोट मिल जाते हैं। इसके बावजूद कि बीजेपी को मुसलमान विरोधी माना जाता है। लेकिन वो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान एक नागरिक की तरह हिंदुस्तान में रहे, सब कुछ करे, लेकिन उसकी कोई राजनीतिक दावेदारी ना हो। फिरोज साहब नहीं में सर हिला रहे हैं। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, मैं अभय जी से एग्री नहीं करता, क्योंकि देखिए ये जो इलेक्शन है बहुत ही हार्डकोर प्रोफेशनल चीज होती है। इसमें हिंदू मुस्लिम देख के टिकट नहीं दिया जाता, इसमें ये देख के टिकट दिया जाता है जो भी पार्टी हो कौन जीतने वाला है। और वैसे भी बीजेपी सबका साथ आप तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं फिरोज साहब, और आज से नहीं कई दिनों से करते हैं। हम आप कई बार चर्चा में शामिल हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि जो बात वो कह रहे हैं कि प्रभावी
चुनावी तौर पर शून्य कर देना चाहते हैं मुस्लिम समाज को? ऐसा नहीं है। देखिए, अगर ऐसा सोचा जा रहा है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए खुद मुस्लिम समाज जिम्मेदार है। मुस्लिम समाज को ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि वह कुरान में खुद लिखा हुआ है या अल्लाह मियाँ ने कहा है कि कांग्रेस को वोट दो। ऐसे करते चले आए, 70 साल से वो करते चले आ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ सही नहीं है। राजनीति में कोई अछूत नहीं होता, उनको सबको वोट देने चाहिए और दे भी रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि कांग्रेस को जितने वोट पड़ेंगे, इस यूपी के इलेक्शन की बात है, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं और मर्द मिलकर बीजेपी को जी मैं आता हूं। जी देखिए, ये जो राजनीतिक प्रोजेक्ट है हिंदुत्व का, इसकी एक और खास बात है, ये कुछ समुदायों को बहुत ही होशियारी के साथ में एक्सक्लूड करता है। जैसे कि पिछले 3 चुनाव कैसे जीते बीजेपी ने, यादव समुदाय को दुष्ट और उत्पीड़क बताकर लगातार प्रचार किया गया, मन से प्रचार किया गया, गुंडे हैं, गुंडे होते हैं, लगातार पूरा यादव समाज को कहते हैं हिंदू एकता करते हैं, लेकिन यादव समाज को हिंदुओं के खलनायक के तौर पर चित्रित किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में 3 चुनाव जीतने में मुसलमानों की एफिकेसी को कैसे खत्म किया जाए और यादवों को कैसे गुंडा बताया जाए, ये उनकी चुनावी रणनीति का मुख्य हिस्सा है। मैं थोड़ा सा जो असहमत हूँ अभय जी से। प्रभावहीन बनाने की नहीं, मुस्लिम वोट का वीटो खत्म करने की, कि जिसके साथ मुसलमान होगा वही सत्ता में आएगा या उसी के सत्ता में आने की संभावना होगी। ये 3 चुनावों में करके दिखा चुकी है बीजेपी। दूसरी बात, जहाँ तक टिकट नहीं देने, उम्मीदवार नहीं बनाने की बात है, देखिए, जो समुदाय, जो समाज घोषित तौर पर कहे कि हम वोट, हमारी पसंद की कोई पार्टी नहीं है, हम उस पार्टी को वोट देंगे जो बीजेपी को हराएगी, तो आप कैसे किसी पार्टी से उम्मीद कर सकते हैं कि वो उस समुदाय से वोट देगी? तीसरी बात, अगर बीजेपी किसी मुसलमान को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है या कोई मुसलमान बीजेपी में आता है, तो एक तरह से तनखैया घोषित हो जाता है अपने समाज में। मुसलमान उसको मुसलमान नहीं मानते हैं, तो इसलिए भी जो है मुश्किल होती है। इसलिए बीजेपी मुसलमानों को जो आगे बढ़ाती है, तो प्रदीप जी, ये इंक्लूसिवनेस तो ऊपर से होनी चाहिए ना। जब आप मुस्लिमों के साथ दिखेंगे, साथ बिठाएंगे, साथ करेंगे। नहीं, एक चीज हमको समझना होगा और एनालिसिस के तौर पर दलितों की भी जो राजनीति है, मुखर राजनीति, आंध्र में क्या हुआ, माला और माडिगा में डिफरेंशिएट किया गया। बिहार में क्या हुआ, आपने दलित महादलित में डिफरेंशिएट किया। वहीं बिहार में क्या किया, डोमिनेंट मुस्लिम्स जो थे उस समय लालू यादव के साथ, उसकी बजाय पसमानदा की बात की गई। तो एक तरह से कमंडल की राजनीति मंडल पर तब हावी हुई है जब मुस्लिम्स में कुछ डोमिनेंट जो थे उनको धराशायी किया गया। तो मैं ये नहीं मानती कि मुस्लिम्स को पूरा एक्सक्लूड किया गया है। जो तस्लीमुद्दीन की, शहाबुद्दीन की या मुख्तार अंसारी की या अतीक की जो राजनीति थी या उनका जो डोमिनेंस था, तो कैसे एक डोमिनेंस को दरकिनार करें, ये बात थी। अब मुस्लिम समाज पे ये सवाल है कि वो कैसे अपने आप को रीइन्वेंट करेंगे। क्या वो सब डिवाइड करके अपने आप को, एक मिनट, सब डिवाइड करके अपने आप को आगे ले आएंगे या मुस्लिम महिलाओं को आगे ले आ करके और अपनी दावेदारी को आगे बनाएंगे? क्योंकि राजनीति का दौर अगर एक्सक्लूड कर रहा है तो लोगों की बात है कि वो राजनीति के एजेंडा से कैसे जुड़े, और मुस्लिम समाज पे भी अहम सवाल है कि कैसे महत्वपूर्ण बात करिए। और 20% आबादी है मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसे में किस तरीके से मुख्य धारा से वो जुड़े रहे हैं, इस पर भी गौर करना चाहिए। और आगे हम बढ़े उससे पहले आपको लिए चलते हैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। नतीजों के दिन लोगों का मिजाज क्या है, अंकित गुप्ता की एक रिपोर्ट जल्दी से दिखाते हैं आपको। लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर इनके हिसाब से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और इनका जो एग्जिट पोल क्या है, कहता है। भाई साहब, आप अखबार बेच रहे हो, क्या लग रहा है, कौन जीत रहा, कौन हार रहा? कौन जीत रहा है? नाम जल्दी बताओ। अल्लाह तो सुने भाई, कमल का फूल और क्या? कमल का फूल क्या लग रहा है? भाजपा। कितनी सीटें दे रहे हो आप? ज्यादा करोगे तो फिर साइकिल का बोलेंगे। कितनी सीटें आएंगी? हम तो चाहते हैं कि पूरी सीटें आए। कौन जीत रहा? बीजेपी। कितनी सीटें? 300 के आसपास। 300 के आसपास। कौन जीत रहा? बीजेपी। कितनी सीटें? 250 के लगभग। कौन जीत रहा है? बीजेपी। कितनी सीटें? बस 280 लीजिए। 280। कौन जीत रहा है? भाजपा जीत रही भाजपा जीत रही है। कितनी सीटें? इस चीज की जानकारी नहीं, अभी देखा नहीं। जानकारी नहीं है। कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? 290 भाजपा। 290 भाजपा। सबका अपना आंकड़ा है भाई। कौन जीत रहा? साइकिल जीत रही। कितनी सीटें? 195। 195 मतलब बहुमत नहीं। कौन? सपा। कितनी सीटें? 125। 125। तो 125 में जीत क्या रही है?
तो मैनपुरी का जवाब लखनऊ ने दिया है। जो बात राजकिशोर बोल रहे थे कि मैनपुरी में जिससे बात कर रहे थे ब्रजेश, वो सपा 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 बोल रही थी, और लखनऊ में जिससे अंकित बात कर रहे थे सब भाजपा 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 कर रहे थे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहना चाह रहा था, जो अभी मुस्लिम मतों की बात चल रही थी, मैं आपको एक छोटा सा एक घटना सुना रहा हूँ। हम लोग जब फील्ड में अभी इस बार घूम रहे थे, तो एक फूलपुर क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के पास, एक गाँव है शेखपुरा, जहाँ हम लोग गए थे। तो ऊपर जब आप गांव में घुसिए तो जितने दुकान वाले, नवाब साहब का घर है, सब सपा सपा सपा। जैसे हम लोग अंदर गए, गरीब मुस्लिम बस्ती थी, वहाँ लोगों ने कहा कि देखिए हम वोट तो कमल को करेंगे, लेकिन बताइएगा मत लोगों को, हम लोग पर बहुत दबाव पड़ने लगता है। तो ये भी एक वॉइस है, अब इसको आप रिकॉर्ड करिए या नहीं करिए। दूसरी लाभार्थी की बात जो हो रही थी, बेस वोटों में लाभार्थी चेतना ने काम नहीं किया है। यानी चमार औरतें, जाटो औरतें कह रही थी हमें राशन मिला है लेकिन हम वोट हाथी को देंगे। लेकिन जो नॉन बेस वोट जातियाँ हैं, जो दलितों में लगभग 50 से ऊपर हैं, एमबीसी में 60 से ऊपर हैं, ओबीसी में 20 के आसपास हैं, उनमें लाभार्थी चेतना ने काम किया है, लाभार्थी ने, क्योंकि वहाँ वोट लाभार्थी के कारण ही फटा है और डिवीजन बीजेपी के पक्ष में है ज़्यादा। एक रिएक्शन लेना चाहूँगा मैं आपसे। जो बात अभय दुबे साहब बोल रहे थे कि बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक की इफिकेसी को खत्म किया, यादवों को गुंडा के उनको नेग्लिजिबल बनाने की कोशिश की, इसको कैसे रीड करते हैं? वोटों की गिनती शुरू होने में सिर्फ 75 मिनट और बचे हैं। तो महज 75 मिनट का इंतजार और सुबह 8 बजे पहला रुझान एबीपी न्यूज पर आपके सामने होगा। आप देख सकते हैं सिर्फ 75 मिनट बाकी, 6:45 का वक्त हो रहा है। 8 बजे सुबह पहला रुझान एबीपी न्यूज पर। जी सुबीर जी, देखिए राजनीति में, खासकर गोलबंदी की राजनीति में हमेशा ये होता है कि आप एक काउंटर खड़ा करते हैं, आप एक बनाम खड़ा करते हैं, उसके विरुद्ध आप पोलराइजेशन करते हैं। और इसी प्रयास के तहत बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी पूरी पहले से ही यानी 60-70 साल से जो अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स को क्योंकि आलोचना कर रही थी, और उसका पूरा जो कोशिश थी कि मुस्लिम के बरक्स एक ब्रॉडर हिंदू मोबिलाइजेशन किया जाए, तो उसमें उसे एक बनाम बनाना है ना, एक खलनायक भी कहिए या जो भी कहिए, उसको बनाना है। यादव का जहाँ तक सवाल है डोमिनेंस, तो डोमिनेंस क्या है, जनता में जो प्रताड़ना की चेतना है, वो जिस भी डोमिनेंट के स्ट्रक्चर से आ रहा होगा, मोबिलाइजेशन की पॉलिटिक्स करने वाला उसको हाईलाइट करेगा। जी है, यादव है, जो भी है। जी, मुस्लिम वोटर के इस द्वंद पर विजय जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था कि बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए मुसलमानों का कि जिनके जो वोट जिस ढंग से करते हैं उसका फायदा होता रहा है उत्तर प्रदेश में। इस बार क्या होगा मुझे नहीं पता। बीजेपी को फायदा होता रहा? हाँ, पिछले आंकड़े जो बताते हैं 40% से ज़्यादा जहाँ पर मुसलमान है वह 97% स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा है, 2.1% कुछ सपा का रहा है। 20 से 30% जहाँ मुसलमान है वहाँ भी 80-85% स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, और इस पे बार बार नाम देवबंद सीट का भी लिया जाता है। और इस सब के बीच जरा आपको बता देते हैं, उसके बाद सुमित जी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिरकार आज जब नतीजों का दिन है तो जाहिर सी बात है सब टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार वो क्या नंबर होगा, कौन सत्ता में वापसी करेगा। और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये नतीजे महत्वपूर्ण क्यों हैं, ये आपको बताएं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, नंद गोपाल नंदी की तस्वीरें देख रहे हैं आप, प्रयागराज दक्षिण से ये उम्मीदवार हैं, मंत्री हैं योगी सरकार में। और महत्वपूर्ण दिन आज नंद गोपाल नंदी के लिए। पहले बीएसपी में हुआ करते थे, उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए और अब दोबारा से अपनी सीट पर चुनाव मैदान। जी हाँ, ये मायावती सरकार में मंत्री थे और फिर ये बीजेपी में, इनकी पत्नी भी प्रयागराज से मेयर हैं और सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बजरंगबली का आशीर्वाद ले रहे हैं कि सब कुछ अच्छा रहे, बजरंगबली कृपा करिए। बिल्कुल, सिर्फ अपने लिए, सरकार के लिए मंत्री पद भी दोबारा चाहिए होगा। अब जो मंत्री हैं सबकी इच्छा है, जो नहीं मंत्री हैं विधायक हैं, उन सबकी भी इच्छा हुई कि योगी जी की सरकार में वो फिर से मंत्री भी बने, एक मौका तो मिले। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए योगी आदित्यनाथ के लिए आज का ये नतीजा जो है वो किस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है, जरा सिलसिलेवार ढंग से कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम ये आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ, बीजेपी ने योगी के चेहरे पर ही ये पूरा 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा। अगर पार्टी जीती तो फिर योगी फिर से सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार होंगे। बीजेपी जीती तो योगी और ताकतवर बनकर उभरेंगे राष्ट्रीय राजनीति में। 2024 के लिए योगी आदित्यनाथ का रास्ता आसान हो जाएगा और बीजेपी के लिए 2024 का रास्ता आसान हो जाएगा। तो योगी के लिए ये नतीजे अहम किस लिहाज से आपने देखा सुमित?
तो योगी से शुरू करें कि जहां हम छोड़ गए थे वहां से शुरू करें? आप कुछ बोलना चाह रहे थे राजकिशोर जी? शुरुआत वहीं से करूंगा, क्योंकि देखिए जो नैरेटिव, जो बात अभय दुबे जी कह रहे थे कि यादवों को किस तरीके से पेश किया गया, तो पहली बात तो शायद बीजेपी ने नहीं, गेस्ट हाउस कांड के बाद जिस तरीके से मायावती ने इस मुद्दे पर टेक ऑन किया था समाजवादी पार्टी के साथ। और याद करिए 2012 में जैसे ही अखिलेश यादव की सरकार बनी है, शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, मायावती की एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा कि सरकार बनी नहीं और एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो चुकी है। तो ये शुरुआत वहां से हुई थी और निश्चित तौर पे जो माई समीकरण सपा के पक्ष में रहा उसके खिलाफ ही पोलराइज करके बीजेपी सत्ता में पहुंचती रही। बात आपने योगी आदित्यनाथ की निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ किस तरीके से चुनाव जीत कर आ रहे हैं, इसका योगी आदित्यनाथ के भविष्य पर जितना फर्क पड़ेगा उससे ज्यादा फर्क भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति और राष्ट्रीय फलक पर पड़ेगा। अतर साहब, आप बोलना चाह रहे थे, मुस्लिम समाज के बारे में बात कर रहे थे, आपको लग रहा है कि मुस्लिम समाज में बंटवारा है? क्योंकि ओवैसी ने जमकर मेहनत की है, ओवैसी से खूब प्रचार किया भी है, करवाया भी गया, जैसे कि आरोप लगे, उसका कितना असर पड़ा होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुसलमान 4 करोड़ से अधिक आबादी है और वो मैं समझता हूँ यूरोपीय कई महाशक्तियों के जो देश हैं उनके बराबर किसी आबादी मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में है। तो उसमें पॉलिटिक्स, राजनीति उसी तरह से होगी जैसे और समाजों में होती है, परंतु भाजपा के डिस्कोर्स से थोड़ा सा उनका रुख जो है बदल जाता है। जैसा कि प्रदीप जी ने कहा कि एक ऐसा डिस्कोर्स बनाया गया है कि जो पार्टी भाजपा को हरा रही है उसको वोट दिया जाए, परंतु उनकी भी वही एस्पिरेशंस हैं, चाहे वो डेवलपमेंट मॉडल की हो, चाहे राष्ट्रवाद की हो, सारी एस्पिरेशंस और समाजों के साथ जाती। बस मैं एक बात जो ऐड करूंगा यूपी में बहुत महत्वपूर्ण है कि मैंने पाया है कि उत्तर प्रदेश में जो जैसे ही डेमोक्रेसी नीचे जाती है, मतलब चाहे वो लोकल बॉडीज़ हो, पंचायत हो या ब्लॉक प्रमुख लेवल पे, उसमें रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 695 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका, जिसमें उनको आबादी के हिसाब से बल्कि अधिक रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो बड़ी गहराई के साथ ये विश्लेषण लगातार जारी है और देखिए इस सब के बीच वो सुबह बनारस जो बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद मशहूर है और ऐसे में नतीजों के दिन बनारस के लोगों के मन की बात क्या है मृत्युंजय ने जानी है, सीधे आपको लिए चलते हैं। भैया क्या माहौल है, किसका माहौल लग रहा है? माहौल पिंडरा में अजय राय कदम। और बनारस में लगभग 3-4 सीट भाजपा हार रही है। 3-4 सीटें हारी है। क्या माहौल है आपके वाराणसी शहर में? पिंडरा विधानसभा से हमारे विधायक जी अजय राय जीत रहे हैं और मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी जी बनने जा रही हैं इस बार उत्तर प्रदेश की। प्रियंका गांधी जी बन रही है। भैया क्या माहौल है आपके यहाँ पर बनारस में? बनारस में 3-4 सीट भाजपा हारेगी। हारेगी जी, मतलब पिछली बार का प्रदर्शन नहीं दोहरा रही है हमारे विधानसभा में भाजपा का। बाबा किसका माहौल है आपके बनारस में? देखिए, हम तो चाहते हैं कि भाई सपा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बने और अराजकता समाप्त हो यहाँ। अच्छा, किसका माहौल है? अजय राय का। और पूरे बनारस में सब अजय राय है, पूरा अजय राय हो गया। अजय राय हो गया। देखिए ये तमाम लोग अजय राय जो कि पिंडरा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और भी देखिए अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग हैं, हम उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे और इनसे भी समझते हैं कि किसका माहौल है। भैया आपके बनारस में किसका माहौल है? माहौल किसका बता दीजिए। माहौल किसका है? माहौल इसमें सबका है, फिर भी सबका है। एडवांटेज किसको है? सबका है भाई, सब लोग इस समय जीत रहे हैं। ठीक है अंकल जी, क्या माहौल है आपके शहर में? तो जो बताया गया यार, सबका माहौल है। अभी कोई समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो वक्त होता है ना बहुत दिलचस्प होता है, जब नतीजे आने वाले हों और आपके मन में कुछ है पर आप बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको डर है कि एग्जिट पोल तो कुछ और कह रहा था, आप बोलेंगे तो फंस जाएंगे। तो इसीलिए वो भाई साहब बोल रहे थे कि माहौल तो सबका है। लेकिन यूपी में क्या है, लखनऊ में क्या है, खास तौर पर माहौल सबका है या किसी एक का है? रणवीर की ये रिपोर्ट देखते हैं। मेरे साथ कुछ लोग सुबह सुबह यहाँ पे चाय पीने इकट्ठे हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या लग रहा है आज कौन जीत रहा है? नहीं, जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो मेरे हिसाब से सही आए हैं और बीजेपी अपने काम के दम पे जीतेगी, ये मेरा अपना मानना है। जो काम ठीक ठाक हुआ है सरकार? बिल्कुल ठीक हुआ है, दिखाई पड़ता है। वो चाहे लखनऊ का चाहे पूरे यूपी में आप देख लीजिए, काम दिखता है जो है। सर आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? सर बीजेपी जीतेगी। वजह है कानून व्यवस्था शांति बनाए रखना, हाँ यही वजह है सर। हमें तो बहुत अच्छा लगा उनकी कानून व्यवस्था 5 सालों में बीजेपी की। सर आप क्या सोचते हैं इस बार कौन जीतेगा कौन हारेगा? सर अखिलेश जीतेंगे इस बार, हमको तो बीजेपी कह रही है। देखिए सर, ये तो कल 12 बजे तक वो हो जाएगा, कल मालूम हो जाएगा। लेकिन आपको अभी उम्मीद है एग्जिट पोल्स के बाद भी कि जीतेंगे? जी अखिलेश जी की उम्मीद। आपको क्या लग रहा है भैया कौन जीतेगा?
अब देखिए कौन जीतता है, वरना कोई नहीं। चाहते किसको हैं? बीजेपी। हम तो जिसको सत्ता है उसी को चाहते हैं ना जी। तो देखिए इस बातचीत को भी अगर एग्जिट पोल माने तो 5 में से 4 लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। तो लखनऊ का माहौल देखा आपने। मेरे साथ अब स्टूडियो में चेतन भगत साहब भी आ गए। चेतन, स्वागत है आपका। चेतन मशहूर कॉलमिस्ट हैं, लेखक हैं, राइटर हैं, फिल्में लिखी हैं, किताबों पर फिल्में बनी हैं। चेतन, यूपी की स्पेसिफिकली बात की जा रही है, तमाम लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया। अभी 1 घंटा बाकी है, अब तो पत्ते खोल दीजिए, आपके मन में क्या है? नहीं, मेरे मन में अब 1 घंटा में जब रिजल्ट आने वाला है तो गैस करने का मतलब नहीं है, लेकिन आई थिंक जो एक सेंटिमेंट बन रहा था कि भारत में लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है, तानाशाही आ रही है या कुछ अजीब होने वाला है, लाइक अभी वो नहीं होगा। आई थिंक एग्जिट पोल से मैं ज़्यादातर सहमत हूँ। आई मीन एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन वो एग्जिट पोल्स में योगी जी बाजी ले जाएंगे। लेकिन अगर आप बुआ भतीजा के गिने वोट शेयर जो एग्जिट पोल्स एटलीस्ट बता रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि अगर वो थोड़ी बुआ भतीजा में दोस्ती ज़्यादा होती तो वो टक्कर दे सकते थे, जीत भी सकते थे। क्योंकि वो जो 3 बीजेपी के 3 ओपोनेंट्स हैं, कांग्रेस, एसपी एंड बीएसपी, उसी वजह से शायद योगी जी को फ़ायदा हुआ है। और दूसरी बात ये कि आज के स्टार योगी जी ही बनेंगे। आज के स्टार योगी जी। आप ओवैसी के बारे में कुछ बोलना चाह रहे थे? मनीषा जी ने एक बात कही थी कि मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि कैसे डिवाइड हो के करें। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। ओवैसी ने जो कैंपेन किया है इस चुनाव के दौरान, उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, कोई उनका विधायक नहीं बनने वाला, बहुत ज़्यादा वोट भी नहीं मिलने वाले। लेकिन एक सवाल मुसलमानों के मन में खड़ा किया है कि भाई 9% यादव और उनका मुख्यमंत्री, 19-20% हमको क्या मिलता है? इन पार्टियों को आप 75 साल से वोट दे रहे हैं, आपको मिला क्या है? आपका रिप्रेजेंटेशन लगातार कम होता जा रहा है। तो इसके बारे में सोचिए। तो क्या एक मुस्लिम लीडरशिप इमर्ज करेगी इस चुनाव के बाद? एक सवाल जो है मुसलमानों के मन में, मतलब ओवैसी खुद लीडरशिप, वो भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि एक जो बड़ी बात है जो इन चुनावों में दिखाई दी कि ये बाइपोलर चुनाव हुए, और ये हमने आजमगढ़ में, मैनपुरी में कई लोगों से बात की। बाइपोलर चुनाव का अखिलेश को सीधा फायदा ये हुआ कि मुस्लिम वोट में जो पहले कंफ्यूजन होता था, यानी एक ने कहा पहले हम लोग डिसाइड करते थे कि सपा बीएसपी की तरफ जाएं या कांग्रेस, इस बार वो एक तरफा पड़ा और उसका एक बड़ा फायदा हुआ। और शायद ये बात आपको दिखाई देगी कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी कहा कि नहीं, बसपा को भी वोट पड़ रहे हैं। अच्छा सर, हम मुस्लिम फैक्टर पर तो बहुत बात कर रहे हैं, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन इस बीच जाट फैक्टर जो है इस चुनाव में वो भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ऐसे में जाटलैंड के एक बड़े नेता हैं संजीव बालियान, उनसे मेरे सहयोगी रविकांत ने आज नतीजों वाले दिन बात की है। जरा सुनते हैं संजीव बालियान साहब क्या दावा कर रहे हैं आज। काउंटिंग सेंटर पे होना चाहिए था। जी नहीं, मैं काउंटिंग में अंदर नहीं रह सकता, लेकिन अब थोड़ी देर बाद करीब 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी, तो उसके बाद मैं एक जगह बैठूंगा। सभी कार्यकर्ता, जो मुख्य कार्यकर्ता वो आएंगे, हम एक जगह बैठे। सरकार आपकी है, फिर भी आप काउंटिंग सेंटर नहीं जा सकते, मनाही है। देखिए, अगर सरकार मेरी है तो मुझे कानून का ज़्यादा पालन करना चाहिए। मुझे देखना चाहिए कि कानून क्या कहता है, और कानून ये कहता है कि केंद्रीय मंत्री काउंटिंग में अंदर नहीं रह सकते। और मुकदमे भी है आपके ऊपर? हाँ, एक मुकदमा है मुजफ्फर दंगों के दौरान का, अभी तक वो चल रहा है। तो जो इस समय स्थिति है, आज चुनाव का दिन है, आज काउंटिंग हो रही है, और अखिलेश यादव ने कह दिया है कि ईवीएम पर उन्हें संदेह है। समाजवादी पार्टी ने एक चिट्ठी लिख दी है चुनाव आयोग को, और उन्होंने कहा है कि वेब कास्टिंग की जाए और जो दल हैं, राजनीतिक दल, उनको भी लिंक दिया जाए। तो किस तरीके से देख रहे हैं? एक कहावत होती है गाँव में, घिसैनी बिल्ली खंबा नोचे। अखिलेश की हालत वही है, उसे पता है कि चुनाव हार गया, और अब बहाना ईवीएम ईवीएम ईवीएम। जहाँ चुनाव जब वो जीतते हैं तो ईवीएम ठीक, जहाँ चुनाव हारे हैं तो ईवीएम खराब। अरे भाई, गरिमापूर्ण तरीके से अपनी हार स्वीकार करो, जनता का फैसला है। ये इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती। पूरे देश को, पूरे प्रदेश को पता है कि अखिलेश हार के डर से इस तरह के बहाने और ड्रामे कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।